नमस्कार दोस्तों, एएम स्टडी में आपका स्वागत है। गेट रेडी फॉर स्टडी। इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी की चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ताज का शासन को डिस्कशन करेंगे, जिसका टाइमलाइन है 1858 से लेकर 1947 तक। राइट। हालांकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। जैसे पहला था कंपनी का शासन, कंपनी का रूल था, जिसका टाइमलाइन था 1773 से लेकर 1858 तक था, जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर दिए हैं और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ताज का शासन में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। राइट। देखिए, ताज के शासन में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं यानी क्राउन रूल का, देखिए इसका पहले हम क्रोनोलॉजी समझिए। इसका जो क्रोनोलॉजी है यानी टाइमलाइन है 1858 से लेकर है जब तक है 1947 तक है। ओके, ये टाइमलाइन है। राइट। ये क्राउन रूल के अंतर्गत जो पहला जो अधिनियम आया था उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी भारत शासन अधिनियम 1858 था। ठीक है। और फिर उसके बाद 3 काउंसिल आए। 3 काउंसिल कौन सा आया था? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 आया था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया था। राइट। यानी 3 काउंसिल एक्ट आए थे, यह याद रखना है। उसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था यानी भारत शासन अधिनियम आया था। फिर उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। वहीं जो भारत स्वतंत्रता जो प्राप्ति में जो हुआ था, जो एक्ट आया था, वह था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इतने भी यहाँ पर अधिनियम दिया गया है, तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे। इसके जो बैकग्राउंड में जो कारण है कि आखिर ये अधिनियम जो आया 1858 वो क्यों आया। उसी तरह से फिर जैसे कि हम लोग 1909 का जो एक्ट पढ़ेंगे, उसका जो कारण क्या है, रीज़न क्या है कि आखिर ये 1909 अंग्रेज़ों को क्यों लाना पड़ा। राइट। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, जो विथ डिटेल्स इसके जो बैकग्राउंड जो कारण थे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम ब्रीफली हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। राइट। जो अभी पढ़ने वाले हैं वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1858 क्यों पारित किया गया था। देखिए, 1858 जो पारित किया गया था, जो अधिनियम है, ये 1857 में एक भयानक विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही युद्ध विद्रोह भी कहा जाता है। 57 का विद्रोह क्यों हुआ था? 1857 का जो विद्रोह था बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है। जो तत्कालिक कारण है वो मैं बता दूं। तत्कालिक कारण में एक बंदूक था यानी राइफल थी, उसका नाम था इनफील्ड। राइफल में गोली लगाने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। और साथ ही बहुत सारे कारण थे, जैसे कि राजनीतिक कारण है, जैसे सहायक संधि प्रणाली है, और गोद प्रथा की समाप्ति भी हो कर दिया गया था, अंग्रेजों ने कर दिया था। अवध के साथ विश्वासघात हुआ था। ठीक है, ये राजनीतिक पॉलिटिकल रीज़न है। उसके बाद क्या हुआ कि बहादुर शाह का जो अपमान भी हो कर दिया गया था, ये भी कारण में से एक था। सारे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों में से एक था, जिसके कारण जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। राइट। और जो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बिहार, फैजाबाद, झांसी और मथुरा, मेरठ इत्यादि जगहों में हुआ था। कहने का मतलब ये है, जो सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 का, वो स्पेशली लगभग में नॉर्थ भारत में हुआ था। ओके। चिंगारी जो था बहुत ही भयानक था। इसका चिंगारी जो थे ब्रिटेन के में जो बैठी ब्रिटिश सरकार थी यानी राजशाही थी, वहाँ पर भी चिंगारी जाके पहुँच गई। जो विद्रोह हुआ था वो बहुत ही भयानक विद्रोह हुआ था। इसमें बहुत सारे कत्लेआम हुई थी। राइट। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था जो हम लोग ब्रीफली हम लोग समझे क्यों लाया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन में जो बैठी वहाँ सरकार थी, तो वो सोच रहा है कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी कैसा काम कर रहा है, क्या वो भारत को संभाल नहीं पा रहा है। तो क्या हुआ कि तब ब्रिटिश सरकार यानी जो ब्रिटेन के जो महारानी विक्टोरिया थी, उसका भारत में एंट्री होता है 1858 में। महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि तू पहली फुर्सत में निकल तू।
तो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली फुर्सत में निकाला गया। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये फीचर क्या है। देखिए, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का जो नाम है उसको बदल दिया गया। और भारत का जो वायसराय था वो कौन बना? लॉर्ड कैनिन। यानी भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिन साहब बने। राइट। देखिए, भारत का वायसराय कौन थे? कैनिन साहब थे। पता होना चाहिए कि 1773 में सबसे पहले जो क्या कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, नाम दिया गया। राइट। और उसके बाद क्या हुआ कि 1833 में भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ओके, 1833 में। फिर 1858 में भारत का वायसराय कहा गया। देखिए, यहाँ पे 3 पीरियड को हम देखने पड़ते हैं कि जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया 1773 में, फिर 1833 में भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया, फिर 1858 में भारत का वायसराय कहा जाने लगा। राइट। और जो वायसराय थे वो भारत में ब्रिटिश ताज का जो है डायरेक्ट प्रतिनिधि करता था, यानी रिप्रेजेंटेटिव करता था। ओके। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जो नियंत्रण बोर्ड थे, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, और एक निदेशक बोर्ड थे, दोनों को समाप्त कर दिया। और ये दोनों बहुत आपस में तू मैं करता था। ब्रिटिश कौरव ने कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम लोग जाओ। तो इसको इस प्रकार क्या हुआ कि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार क्या देखते हैं हम लोग, द्वैत शासन प्रणाली भी समाप्त हो गई। राइट। अब करे तो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटेन में जो बैठी है, तो करे तो क्या, कैसे शासन चलाया जाए। तो उसके लिए एक नया पद का सृजन किया गया जिसका नाम था भारत का राज्य सचिव। ओके। और इस राज्य सचिव में क्या हुआ कि जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण रखने का एक शक्ति नहीं थी इसमें। तो यह सचिव जो था ब्रिटिश कैबिनेट का भी सदस्य था और क्या होता, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। राइट। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, उत्तरदायी होता था। क्या हुआ क्या कि इस सचिव की सहायता करने के लिए इंग्लैंड में एक परिषद का भी गठन किया गया। और आपको पता होना चाहिए कि जो भारत के पहला जो राज्य सचिव कौन थे, पहला राज्य सचिव कौन थे? चार्ल्स वुड थे। 1 मिनट, चार्ल्स वुड। ओके, ये भारत के पहला राज्य सचिव थे। राइट, इसको नाम याद रख सकते हैं। राइट। परिषद जो बनाया गया, तो उस परिषद में कितने सदस्य होते थे? उस परिषद में 15 सदस्य होते थे। राइट। और एक सलाहकार समिति के तौर पर वह काम करती थी। परिषद का जो अध्यक्षता जो करता था वो भारत के सचिव करता था जो ब्रिटेन में था। राइट। जो वायसराय होते थे वो भारत में होते थे और जो राज्य सचिव जो होते थे भारत के, वह ब्रिटेन में होते थे। और वह संसद के प्रति क्या होता था? रिस्पॉन्सिबिलिटी होते थे, यानी उत्तरदायी होते थे। वह डायरेक्ट जो क्राउन को रिप्रेजेंटेटिव करता था, यानी उसको क्राउन को वहाँ पर हर चीज़ बताया जाता था। राइट। जैसे 1858 के भारत शासन अधिनियम में एक क्या हुआ कि यह एक निगमित निकाय के तौर पर काम करने लगा। कौन सा निकाय? निगमित निकाय के तौर पर कौन करने लगा? जो राज्य सचिव थे। राज्य सचिव की जो परिषद थी, जो परिषद का गठन किया गया था, उस पर क्या होता था कि मुकदमा भी किया जा सकता था। यानी वो मुकदमा कहाँ भी हो सकता था? जब भारत में भी हो सकता था और इंग्लैंड में भी किया जा सकता था। राइट। फॉर एग्जाम्पल होता क्या था कि मान लेते हैं कि जो राज्य सचिव होते थे तो वो कोई काम किया और उस काम में क्या हुआ कि कोई फॉल्ट हो गया या कुछ ऐसा अनहोनी हो गया फॉर एग्जांपल के तौर पे, और जैसे फॉर एग्जांपल भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, तो क्या होगा कि इस जो परिषद जो गठन किया गया था जो राज्य सचिव के लिए, तो उस पर भी भारत में या इंग्लैंड में मुकदमा किया जा सकता था। राइट। और अभी के दौर में देखते फॉर एग्जांपल कार्य होता था भारत में, यानी भारत के राज्य होता था और भारत के सचिव के कार्य होता था और भारत सचिव के नाम पर होता था। ओके। हम लोग क्या देखते हैं कि 1858 के जो कानून था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वो प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था
और इसके माध्यम से क्या हुआ, इंग्लैंड में भारतीय सरकार का जो अध्यक्षण और उसका नियंत्रण हो, यानी भारत पर जो नियंत्रण को और मजबूत किया जा सके। और इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष, यानी क्या हुआ कि कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ा इसने। को आप पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर ये बात है कि ये अधिनियम इसलिए पारित किया गया था कि भारत पर कैसे नियंत्रण रखा जाए और भारत पर कैसे एक उपनिवेश को अधिक से अधिक समय तक शासन किया जाए। इस अधिनियम का मतलब यही था। और इस अधिनियम के पारित होने के बाद क्या हुआ कि आगे जो भी और भी जो 1857 जैसे घटनाएं ना हो, इस कारण से 1858 को पारित किया गया था। राइट, चलते हैं आगे, दूसरा अधिनियम देखते हैं। देखिए अभी जो हम डिस्कशन करेंगे भारत परिषद अधिनियम। देखिए 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, थोड़ा इसका बैकग्राउंड हम लोग जान लें थोड़ा सा। तो इसमें 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इस सहयोग की नीति के तहत क्या हुआ कि 3 भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। जो 3 पारित अधिनियमों में पहला जो है 1861 को पारित किया, राइट, और दूसरा है 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो आने वाला है इसके बाद, और तीसरा है 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, राइट। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि 1861 के अधिनियम के तहत क्या हुआ कि भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। और ये कहाँ शामिल किया गया, ये जो शामिल किया गया विधान परिषद में शामिल किया गया। और किस रूप में शामिल किया गया, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीय प्रतिनिधियों का शामिल किया गया। ठीक है, तो मैं बता दूं जो वाइस राय जो थे, वाइस राय का मैं बता देता हूँ, जो वाइस राय थे वो भारत में सर्वोपरि हैं, राइट। और इस वाइस राय के अंतर्गत 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल आते हैं। ओके, एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी विधान परिषद, और जो दूसरा है वह है एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी परिषद है। ओके, एक कार्यकारिणी परिषद है यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो इस अधिनियम के तहत जो भारतीयों को जो शामिल किया गया गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, वह था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यानी बताइए कि अब जो भारतीय प्रतिनिधियों को जो इस काउंसिल में शामिल किया गया वह कौन लोग थे। देखिए इसमें जो भी भारतीयों को जो शामिल किया गया वो अंग्रेजों के ही चमचा थे, थाली के थे वो लोग, और उसी को ही शामिल किया गया था। और कहीं से नहीं लगता था कि वो भारत के जो गरीब हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, राइट। और उसमें से कौन सा, जैसे भारत के बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा, और उसमें सर दिनकर राव भी थे, ये विधान परिषद में मनोनीत कर दिया गया, राइट। लेकिन जो था ये भारत को कहीं से नहीं लग रहा था कि भैया भारतीयों को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। के तहत आगे क्या हुआ कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है और जो मुंबई प्रेसिडेंसी है उसके जो विधायी शक्तियां थी उसे फिर से लौटा दिया गया। और इस प्रकार क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की फिर से शुरुआत हो गई। 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट में यह था कि केंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया था। लेकिन वहीं 1833 में हमको देखने को मिलता है कि जो मद्रास और जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, जो उसकी विधायी शक्तियां को जब्त कर लिया था, यानी उसको बंद कर दिया गया था। 1861 के अधिनियम के तहत क्या हुआ कि मद्रास और मुंबई के जो प्रेसिडेंट की जो विधायी शक्तियां थी उसे फिर से लौटा दिया गया। ओके, आगे क्या हुआ कि बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्या हुआ कि 1862 में बंगाल में विधान परिषदों का गठन कर दिया गया। फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का 1866 में गठन कर दिया विधान परिषद का, और पंजाब में जो गठन किया गया था वो 1857 में विधान परिषद का गठन कर दिया गया। अगला जो पॉइंट है कि क्या हुआ कि जो वायसराय के जो परिषद थे उसमें कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने का भी शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। अब क्या था कि जो वायसराय के परिषद में थे जो नियम और कानून अधिक बनाए जा सकते थे,
जो परिषद के जो सदस्य होंगे, एक या एक से अधिक सरकारी विभागों के प्रभारी बनाया जा सकता था। में क्या कर सकता था कि वो विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश भी पारित कर सकता था। यानी एक जो काउंसिल का जो सदस्य होगा, वह एक से या एक अधिक सरकारी विभागों का प्रभार संभाल सकता है, और उस प्रभार से आप वह क्या होता है, उससे संबंधित डिसीजन भी ले सकता था। फॉर एग्जांपल, भारत में वर्तमान भारत में कोई डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, वो क्या होगा, वो अपने जो अंतर मंत्रालय है उसके अंतर्गत वो डिसीजन ले सकता। अगर कोई टिपिकल डिसीजन होगा तो उसमें प्रधानमंत्री और अन्य जो कमेटियां सब होगी, तो उसको आप वो लोग क्या करेगा, आपस में बैठकर डिसीजन लेगा। लेकिन ये डिफेंस मिनिस्टर होगा क्या कि वो कुछ निर्णय अपने से ले सकता है। उसी टाइम में क्या था कि जो प्रभार संभालेगा वह आदेश खुद से भी पारित करने का उसको अधिकार दे दिया गया था, राइट। और आगे देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत कि क्या हुआ कि वायसराय को एक आपातकाल में बिना काउंसिल की अनुमति के या संतुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार दे दिया गया। और ये जो इस अध्यादेश के जो टाइमलाइन था यानी अवधि था, वो मात्र 6 माह तक रह सकता था। देखिए, अभी भी वर्तमान में जो है राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता था, और उसका जो है अवधि 6 माह तक ही होता है, अभी जो वर्तमान में संविधान में है। एक अलग टॉपिक है अध्यादेश, वो आगे पढ़ेंगे, ओके। अगला जो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम है। देखिए, इसका थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम क्यों लाया गया था। देखिए, इसमें कारण मैं बताता हूँ कि 1 मिनट कारण बता देता हूँ। 1885 में क्या हुआ कि कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, और कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था, ओके। ए ओ ह्यूम साहब ने कांग्रेस की स्थापना कर दी गई थी। एक मंच बना दिया गया था जिसमें जितने भी नेता थे वहाँ पर आके भाषण देंगे मतलब स्वतंत्रता के लिए भाषण देंगे। में ऐसा मंच दे दिया था जिसमें संवैधानिक सुधारों की मांग किया जा सकता था, और उसमें एक कमेटी के तौर पे बना दिया गया था, और जो कि एक छत के साये में सभी संविधान सुधारों की मांग किया जा सकता था। और इसी के आगे क्या हुआ कि उधर राष्ट्रवादियों ने संवैधानिक सुधारों की एक मांग करने लगे, और इसमें 2 मांग किया इन्होंने। जो मांग था कि जो परिषद था उसका विस्तार किया जाए, और उनमें जो है भारतीयों की भागीदारी और अधिक दिया जाए। पहला मांग ये था, और दूसरा मांग ये था कि परिषदों में सुधार के साथ क्या हो कि जो आर्थिक मसले हैं उन विषयों पर भारत को अधिकार दिया जाए, जो भारतीय जो गैर सरकारी सदस्य हैं उसको अधिकार दिया जाए, उस पर बहस कर सकता था। तो इस कारण था परिषदों में सुधार करना, और जैसे परिषदों को और अधिक अधिकार देना, और जैसे कि खास करके आर्थिक विषयों पर अधिकार अधिक देना, राइट। और इनकी संविधान सुधारों की मांगों की सफलता तब मिली जब ब्रिटिश सरकार ने 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम को क्या किया, स्वीकार कर लिया, राइट। क्या हुआ कि कांग्रेस के दिनों दिन जो बढ़ती लोकप्रियता के कारण जो ब्रिटिश सरकार ने क्या 1892 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया था, राइट। और इस अधिनियम के देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं थी। पहले कि क्या हुआ कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में विस्तार कर दिया गया, और केंद्रीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। हालांकि जो था कि बहुमत जो था वो सरकारी सदस्यों का ही बना रहा, राइट। कौन थे गैर सरकारी और जो सरकारी सदस्य, दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट। सरकारी सदस्य में फ़र्क क्या है? देखिए, गैर सरकारी जो होता था वो भारत के वायसराय चुनते थे, और साथ में किसके, जो भारत के सचिव थे, दोनों मिलकर गैर सरकारी सदस्यों को चुनता था, जो कि मुख्यतः जो कि भारतीय होते थे। और जो सरकारी सदस्य होते थे वो ब्रिटिश सरकार चुनती, जो ब्रिटेन से आते थे, उसी को हम सरकारी सदस्य कहते थे। और क्या हुआ कि जो विधान परिषद में जो बहुमत जो बना के रखा वो सरकारी सदस्यों के ही बहुमत रहा, राइट। क्या हुआ कि जो केंद्रीय विधान परिषद में जो था उसमें 4 सदस्यों की और वृद्धि कर दी गई। जो सेंटर में जो विधान परिषद था उसमें 4 सदस्यों की वृद्धि कर दी गई, राइट।
व्यवस्था के अनुसार क्या हुआ कि जो कम से कम सदस्य 10 हो सकते थे और अधिक से अधिक जो सदस्य शामिल हो सकते थे 16 थे, राइट। यानी मिनिमम जो था वो 10 था और मैक्सिमम जो था वह 16 सदस्यों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया जा सकता था, राइट। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि विधानमंडलों में सदस्यों के निर्धारित नियमों के तहत क्या हुआ कि बजट पर बहस करने का और वित्तीय मामलों पर बहस करने का उसको सीमित अधिकार दे दिया गया था और साथ ही कार्यपालिका में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी अधिकार थोड़ा सा दे दिया गया था। लेकिन ये जो अधिकार था बहुत ही सीमित अधिकार था, राइट। यानी बजट आप बता सकते हैं कि बजट भारत के लिए बजट बन रहा है, लेकिन जो भारतीय जो बहस करेगा वो 1892 में करेगा। बताइए, ये वो भी बहुत ही सीमित अधिकार दिया गया है बजट पर बहस करने के लिए, राइट। क्या हुआ कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों यानी दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि ये जो चुनाव था सिर्फ नाम मात्र का ही चुनाव हुआ था। हालांकि इस अधिनियम में जो था वो चुनाव का शब्द का कोई प्रयोग हुआ ही नहीं था और इस निश्चित निकायों की सिफारिश पर ही की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। कहने का मतलब ये है कि इस अधिनियम द्वारा जो था कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति की जा सकती थी और वो निर्वाचित किया जा सकता था। अब हुआ यह है कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों में से कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था कर दी गई। बस फर्क यही था। ये क्या मिलता है भाई साहब का? भारत परिषद अधिनियम 1909, राइट, 1909 का अधिनियम है। इसका थोड़ा देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या था, कि बैकग्राउंड इसका कारण क्या था कि आखिर ये है 1909 का अधिनियम क्यों पारित किया गया, आखिर क्या आन पड़ी कि भारत में 1909 का सुधार लाना पड़ा। चलिए देखते हैं इसका कारण क्या है। कि तो अगर हम देखेंगे तो इसका दो कारण है। पहला कारण जो है 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। देखिए लॉर्ड मिंटो कौन थे? वायसराय थे। अब यहाँ मैं बता देता हूँ कि वायसराय जो थे लॉर्ड मिंटो थे और मार्ले जो थे वह भारत के सचिव थे। मार्ले भारत के सचिव थे और मिंटो और भारत के वायसराय थे। इस जो 1909 का जो सुधार कहा जाता है इसको मार्ले मिंटो भी सुधार के नाम से जाना जाता है, राइट। लॉर्ड मिंटो से जाके मिला और ये मांग उठाया कि जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए, यानी सेपरेट इलेक्शन किया जाए सिर्फ मुसलमानों के लिए ही और मुसलमान की ही जनसंख्या के अनुपात से उसका प्रतिनिधित्व चुना जाए और सिर्फ मुसलमानों को ही वोट किया जाए। तो किसने मांग की? आगा खां के नेतृत्व में। ओके, होता है कि 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया। अब मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया? नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। यानी जो नाम है सलीमुल्लाह थे मेन जो था, ठीक है, और भी दो नाम थे, राइट, मगर जो मेन फोकस नाम है सलीमुल्लाह है, राइट। तो में मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया था और जो प्रतिनिधि मंडल था जो आगा खां थे उसका जो आगा खां जो लॉर्ड मिंटो से जाके मिला था। तो ये जो आगा खां साहब थे वो क्या है 1906 में इनसे जाके मिल लिए, दोस्ती कर लिए, जाके मिल लिए। ओके, निभा रहे थे इधर। और हाँ, ये जो सलीमुल्लाह हैं वो ढाका के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? ढाका के नवाब थे, ये याद रख लेना है। ये दोनों मिल गया तो इन्होंने मांग क्या कर दिया कि सेपरेट इलेक्शन किया जाए भारत में, सिर्फ मुसलमानों के लिए वोट किया जाए। तो इंग्लिश में नहीं, अंग्रेजों के मन में ही था फूट डालो और राज करो। कांग्रेस के मन में इच्छा था ही फूट डालो भैया राज करो। तो कांग्रेस ने इसकी अनुमति, इसका जो प्रपोजल था इन्होंने स्वीकार भी कर लिया और अंग्रेज बोला अरे यार यही तो मैं खोज ही रहा था और मुझे मिल भी गया, चलो चलो दिमाग तो दिया। हालांकि अंग्रेजों के पास दिमाग था ही। तो ये एक कारण ये था। फिर दूसरा कारण कौन सा है? दूसरा कारण ये भी था कि 1892 में
भारत परिषद अधिनियम आया था और फिर 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया था। समय के अंतराल पर क्या हुआ कि जो कांग्रेस ने कि प्रति वर्ष से जो था वो संविधान सुधारों की मांग करने लगा और कुछ नरम दल के जो नेता थे वो संतुष्ट नहीं थे और नरम दल के जो नेता थे उसको संतुष्ट करने के लिए और जो गरम दल के नेता थे, गरम दल था उसके प्रभाव को कम करने के लिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए क्या हुआ कि उसमें सुधार किया। फिर दूसरा कारण ये है कि कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुधारों की मांग करने लगे। नरम दल को संतुष्ट करने के लिए जो गरम दल थे उसके प्रभाव को कम करने के लिए और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए भी सुधार किया जाना आवश्यक था। इसके कारण क्या हुआ, अंग्रेजों ने मार्ले मिंटो सुधार लाया गया। अब इसमें 3 टर्मोलॉजी है। नरम दल है, एक नरम दल बना, नरम दल, ओके, और दूसरा है गरम दल, ओके, और जो तीसरा है 1 मिनट, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, ओके, क्रांतिकारी। अब ये तीनों टर्मोलॉजी है, आप जाके हिस्ट्री में देख सकते हैं, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, राइट। थोड़ा इसको हटा लेता हूँ, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ। चलिए, लगभग हट गया। देखिए 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें मार्लो कौन थे? भारत के सचिव थे, सेक्रेटरी थे, और मिंटो कौन थे? भारत के वाइसरॉय थे, राइट। जो 1909 में जो भारत परिषद अधिनियम लाया उसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ये मैंने पहले बता भी दिया था, राइट। और जो इसमें देखिए आपकी विशेषताएं क्या हैं, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जो केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद के आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी गई, ओके। इसमें जो केंद्रीय परिषद की जो संख्या थी उसमें 16 से 60 कर दी गई। आपको देखिए 1892 में मैंने बता दिया था कि 1892 के काउंसिल एक्ट में क्या हुआ था कि उसमें 4 से 16 कर दिया गया था। फिर इस एक्ट में क्या किया कि 16 से 60 हो गया, ठीक है। प्रांतीय स्टेट थे, जो प्रांतीय लेजिस्लेटिव स्टेट थे, यानी प्रिंसली स्टेट जिसको बोला जाता है, वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, वहाँ पर क्या हुआ कि जो सदस्यों की जो संख्या होती थी वह एक समान नहीं होती थी, अलग अलग प्रिंसली स्टेट की संख्या जो होती थी अलग अलग होती थी। जो प्रांतीय विधान परिषद होते थे, अलग अलग प्रांतीयों में विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या एक समान नहीं होती थी, अलग अलग संख्या होती थी। और इसके बाद क्या हुआ कि जो केंद्रीय परिषद में जो सरकारी बहुमत था उसको बनाए रखा, यानी सेंटर में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें क्या हुआ कि सरकारी बहुमत को बनाए रखा। लेकिन जो प्रांतीय परिषद थे उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या की बहुमत की अनुमति दे दी। प्रांतीय परिषद होते थे यानी प्रिंसली लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे, उसमें गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत होता था। लेकिन अभी भी क्या हुआ कि जो केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा था, राइट। जो दोनों स्तरों पर जो विधान परिषद थे उसमें जो चर्चा का कार्य था उसको दायरा बढ़ा दिया गया, चर्चा का दायरा बढ़ा दिया गया कि जो दायरा जो बढ़ाए, सदस्यों को आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने की छूट दे दी गई, यानी अनुमति दे दी। और उसने क्या हुआ कि विषयों में जो कोई विषय जो प्रस्ताव होगा उस पर संशोधन रखने का भी अधिकार दे दिया गया, और कुछ विषयों पर मतदान करने के लिए भी अधिकार दे दिया गया, प्रश्न पूछने के लिए भी अधिकार दिया है, साथ ही साथ साधारण प्रश्नों पर मतदान करने का भी अधिकार मिला है, राइट। और फिर हुआ क्या कि अनुपूरक जो प्रश्न पूछना है वो तो उसका भी अधिकार दिया, और बजट पर संकल्प रखना भी अधिकार में दे दिया, राइट। बजट का जो हिस्ट्री हुआ है मैं आगे बताऊंगा कि बजट पे जो कैसे किस तरह, पहले तो बजट पर बहस करने का भी भारतीयों का अधिकार नहीं होता था, लेकिन वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, बजट पेश करने पर भी और अब बजट को ना मानने का भी अधिकार हुआ था, वो आगे वाले विषयों में हम देखेंगे। आगे देखें, अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ कि पहली बार भारतीयों को वायसराय
और गवर्नर की जो कार्य परिषद के साथ साथ एसोसिएशन बनाने की प्रावधान कर दिया गया। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय का कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बने। देखिए अब बताते हैं जो वायसराय जो थे, वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद के साथ जो एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया था। 1909 के अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जिसमें पहली बार किसी भारतीय को वायसराय के जो कार्यपालिका वाला जो परिषद था उसमें पहली बार कोई भारतीय शामिल हुआ, यानी उसको चयन किया गया। और जो पहले भारतीय सदस्य थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये महत्वपूर्ण है। देखिए इससे पहले भी जितने भी भारतीयों को सदस्य बनाया जाता था वो था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राइट। ये पहली बार है जो कि वायसराय के जो कार्य परिषद है वो उसमें पहली बार जो शामिल किया गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। देखिए 1909 के अधिनियम में नियम ने क्या हुआ कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यानी क्या हुआ कि जो सांप्रदायिक यानी सेपरेट इलेक्शन का जो बात चली, इस पे क्या है कि जो मुस्लिम होंगे वो मुस्लिम को ही वोट देंगे, राइट। तो इसमें ये कहा गया और इसको इसीलिए जो हुआ तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। यानी लॉर्ड मिंटो साहब जो हैं, यानी इसको जो है बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक बोला जाता है, क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल का लिए सबसे पहले प्रथम कार्य किया, राइट। आगे क्या है कि इसने जो है प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान यानी किया। यानी जो प्रेसिडेंसी ऑफ कॉरपोरेशन प्रेसिडेंसी थे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स थे और कुछ विश्वविद्यालय थे और जमींदारों के लिए एक अलग ही प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी कर दिया गया, ओके, रिप्रेजेंटेटिव का, राइट। चलिए आगे देखते हैं। और अगला जो अधिनियम है वह है भारत शासन अधिनियम 1919, राइट। 19 का भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1999 में क्यों पारित किया गया। थोड़ा इसका फिर से हम बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर 1919 को क्यों पारित किया गया। यानी एक्ट 1919 को, देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 को क्यों पारित किया गया, राइट। वो देखते हैं थोड़ा बैकग्राउंड, इसका कारण क्या था, कारण जान लेते हैं हम लोग। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या हुआ कि इस अधिनियम में, देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम लाया गया, ठीक है। और ये क्या हुआ कि जो भारत शासन अधिनियम जो है वह 1921 में लागू हुआ, ओके, 1921 में लागू हुआ। और इस कानून को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार भी के नाम से भी जाना जाता है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू कौन थे? मोंटेग्यू थे वो भारत सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय थे, राइट। जो पहला नाम है वो सचिव होंगे, भारत के सचिव, और जो चेम्सफोर्ड है उसके बाद वाला जो नाम होगा वो वायसराय होंगे, ठीक है। ये याद रखना है, राइट। और है दूसरा जो पॉइंट है, 1 मिनट आगे मैं इसको हटा लेता हूँ। हाँ, इसके बाद जो है कि जो केंद्रीय और जो प्रांतीय विषयों की सूची को पहचान कर लिया और उन्हें क्या किया, अलग करके राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर लिया। राज्यों पर जो है कि केंद्रीय नियंत्रण कम कर लिया, ओके। और केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियां के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार दे दिया। लेकिन सरकार का जो ढांचा था वो केंद्रीय और एकात्मकता वो बनी रही। मैंने ऐसे डिजाइन किया कि जो सरकार की ओर जो है झुकाव है, केंद्र सरकार की ओर झुकाव बना रहे, राइट। तो प्रांतीय विषयों को क्या हुआ कि उसको 2 भागों में बांट दिया। जो प्रांतीय विषय यहाँ पर बताया गया था कि जो विषय होंगे तो विषयों का जो प्रांतीय विषयों का पहचान किया गया और उसको भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। तो पहला जो भाग था वो हस्तांतरित था और दूसरा जो भाग है आरक्षित भाग है। देखिए हस्तांतरित जो भाग था तो उस पर क्या था कि गवर्नर का शासन होता था सीधे, राइट। और इसका जो कार्य में वह क्या करता था, वह उन मंत्रियों को भी सहायता लेता था
जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। देखिए, प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त कर दिया, बांट दिया। पहला था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। देखिए, हस्तांतरित जो विषय था उस पर क्या होता था कि जो गवर्नर होता था उसका शासन होता था। अब गवर्नर का शासन होता था, कैसे होता था? इस पर जो वो गवर्नर जो शासन करता था वो मंत्रियों की सहायता लेता था, और जो मंत्री जो होता था वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था। राइट, यानी मंत्रियों के द्वारा जो होता था कोई जो विषय है उस पर वो शासन करता था। और जो दूसरा है आरक्षित, जो आरक्षित विषय था वो गवर्नर की जो कार्यपालिका थी यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसकी सहायता से वह शासन करता था। राइट, और विधान परिषद के प्रति क्या ये उत्तरदायी नहीं होता था। राइट, यानी जो आरक्षित विषय में जो है जो गवर्नर होता था वो डायरेक्ट शासन करता था। ओके, यहाँ तक आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। और इस प्रकार क्या हुआ कि शासन की इस दोहरी व्यवस्था को क्या कहा गया? द्वैध शासन कहा गया। यानी इसको ये द्वैध शासन कहा गया, यानी डायआर्की। जो डायआर्की है जो है वह यूनानी शब्द है। राइट, ये जो दोहरी शासन व्यवस्था है ये समझिए कि शासन की एक व्यवस्था है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। क्या हुआ कि इस अधिनियम ने यानी 1919 का भारत शासन अधिनियम ने क्या किया कि पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ की। ओके, इस प्रकार क्या हुआ कि भारत विधान परिषद के स्थान पर क्या हुआ कि द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन कर दिया गया। दो सदन बना दिया गया सेंटर में, क्या एक राज्यसभा और लोकसभा का गठन कर दिया गया। जो दोनों सदन थे उसके बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाने लगा। राइट, इस तरह की कार्यकारी परिषद थे यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, उसमें 6 सदस्यों में से यानी 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जो वायसराय का, ठीक है, उसमें 6 सदस्य होते थे और उसमें 3 सदस्यों को भारतीय होना कंपलसरी कर दिया। राइट, पॉइंट है सांप्रदायिक आधार पर सिखों और भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। जो पहले 1909 में जो था वह था सिर्फ मुसलमानों के लिए, लेकिन अब क्या हुआ कि जो पृथक निर्वाचन में एक्सपेंशन कर दिया गया, यानी उसमें विस्तार कर दिया, जिसमें सिखों और भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों को जो यूरोपीय थे उनको पृथक निर्वाचन के सिद्धांत पर विस्तारित कर दिया गया। अब क्या था कि जो सिख होंगे वह सिख को वोट देगा, जो भारतीय ईसाई होंगे उसको भारतीय ईसाइयों को वोट देगा, यानी जो जिस कम्युनिटी से था उसी को वो वोट देते। जो संपत्ति कर होते, टैक्स होते हैं, या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। यानी सीमित ही सही 1919 में थोड़ा सा वोट डालने का अधिकार मिल गया था, मगर सीमित ही मिला था। वो कौन सा था? एलिट वर्ग के लिए था, जो हाई प्रोफेशनल थे, यानी मतलब कहने के शिक्षा के आधार पर यानी जो हाई प्रोफेशनल एजुकेटेड थे वो उसको, जो बहुत ही धनी लोग थे उनको वोट देने का अधिकार दे दिया, लेकिन अब आम आदमी को नहीं दिया था। राइट, अगला जो पॉइंट है, इस कानून के क्या हुआ कि इस कानून ने क्या हुआ कि लंदन में एक भारत का उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन कर दिया गया। और इस कार्यालय में क्या होता था कि जो भारत के जो सचिव होते थे उसके जो कामों को, बर्डन को कम करने के लिए ये उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया था। और जो भारत के सचिव द्वारा जो किए जा रहे कुछ कार्य को उच्चायुक्त को ट्रांसफ़र कर दिया गया। राइट, अगला जो पॉइंट है कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यानी इस अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का गठन किया गया, और ये 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया, यानी 1926 में। और देखिए, इसमें लोक सेवा आयोग बनने के लिए एक 1923 में आया था ली कमीशन 1923 में आया था, 1923 में आया था। तो इसी के आधार पर जो है लोक सेवा आयोग का गठन के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। राइट, थोड़ा इसको मिटा दो। और अगला जो पॉइंट है इसमें पहली बार क्या हुआ कि जो केंद्रीय बजट थे वो राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए क्या हुआ? अधिकार दे दिया।
यानी अब क्या होता था कि पहले जो होता था पहले जो होता था, केंद्रीय बजट में ही राज्यों का बजट मिला दिया जाता था और केंद्र में ही प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो केंद्र के साथ साथ क्या हुआ कि राज्यों को भी बजट अपना अपना बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया, जो अभी भी वर्तमान में केंद्र जो बजट पेश करती है और साथ में राज्य सरकारें भी बजट पेश करती हैं, राइट। उसी टाइप का यहाँ पर 1919 में दे दिया। इसके तहत एक इम्पोर्टेंट काम हुआ कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, यानी लीगल कमीशन का जो गठन किया गया, जिसका कार्य यह था कि 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। किस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, यानी 1919 के बाद जो ये अधिनियम लागू हुआ, क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या कार्यनीति हुआ, उसके आधार पर क्या क्या बदलाव करना चाहिए। तो ये 10 साल के बाद ये जांच पड़ताल करेगा। 10 साल के बाद क्या होता कि अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता, किसके बारे में, 1919 के अधिनियम के बारे में, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है और क्या सुधार करना है क्या नहीं करना है, उसके विषय में ये था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। पहला एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। शासन अधिनियम 1935 जो है एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज है और इसमें 321 धाराएं हैं और 10 अनुसूचियां शेड्यूल है। देखिए इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थे। देखिए इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, राइट, यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्य और रियासतों की एक इकाई के तौर पर माना गया। यानी सेंटर में एक अखिल भारतीय राज्य, जो अभी वर्तमान में एक भारत जो है अखिल भारतीय संघ होगा, ठीक है, और राज्य और रियासत जो होंगे उसके ब्रांचेज होंगे, ठीक है, राज्य और रियासत, जो ब्रिटिश वाला कब्जा वाला क्षेत्र होगा और जो रियासत होंगे जो जिसमें रजवाड़े सब क्या होता है शासन करते हैं वो हो गया, और सब मिला के एक भारत संघ बनेगा, राइट। और इन इकाइयों के लिए क्या हुआ कि इन्होंने 3 सूचियां बनाई, यानी शक्तियों का बंटवारा करने के लिए। तो जो पहला सूची था वो संघ सूची था, यूनियन लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट जिसमें 54 विषय थे, और तीसरा था कॉन्क्रीट लिस्ट यानी समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। और जो बाकी जो अवशिष्ट शक्तियाँ थे, बाकी शक्तियाँ थी, वो किसके हाथों था, वायसराय को, यानी वॉइस जो बाकी ये तीनों के अंतर्गत जो शक्तियाँ नहीं थी वो शक्तियाँ किसके हाथों में होगी, वो वायसराय के हाथों में शक्ति होगी, राइट। यहाँ तक समझ गए। और हालांकि ये क्या हुआ कि जो संघ व्यवस्था कभी कभी क्या हुआ, ये जो संघ व्यवस्था था ना वो कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि जो देसी रियासत ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया कि भाई साहब मैं आप में शामिल नहीं हो सकता हूँ, बाय बाय टाटा करके निकल गए, राइट। और अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट में क्या हुआ कि जो प्रांत में था तो द्वैध शासन व्यवस्था का समाप्त कर दिया, यानी जो दोहरी शासन व्यवस्था था जो प्रांत में, ठीक है, जैसे कि प्रांत में दोहरी शासन था वो उसको क्या किया, समाप्त कर दिया गया। और क्या हुआ कि जो प्रिंसली ऑटोनोमस का शुभारंभ कर दिया, यानी मतलब क्या है कि प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ कर दिया गया। और क्या हुआ कि जो गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक कर दिया था। यानी जो था कि जो विधान परिषदों में जो उत्तरदायी मंत्री होंगे उसके सलाह पर गवर्नर काम कर सकता था। इसके बाद क्या हुआ कि 1937 में शुरू की गई ये जो प्रणाली था 1939 में क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। ये भी हिस्ट्री का पार्ट है, ये भी एक अपने आप में एक ये जो लाइन है ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, राइट। और आगे देखते हैं कि इस अधिनियम में एक और पॉइंट जोर दिया था कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ अपनाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि ये क्या हुआ कि ये प्रावधान कभी लागू ही नहीं हुआ, यानी जो केंद्र में जो द्वैध शासन था वो उसको लागू ही नहीं कर पाया, राइट। और आगे देखते हैं के अंतर्गत जो था वो 11 राज्य थे। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में क्या हुआ कि द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ शुरू कर दिया गया, जैसे बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत असम में जो था कि दोहरी सदनीय विधान परिषद का और विधानसभा का गठन कर दिया गया।
हालांकि इन पर कई प्रकार के क्या हुआ कि रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया गया था, यानी प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। अगला पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसका समझा देता हूँ। देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेम जे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कैमुनल अवार्ड का घोषणा कर दी गई। कैमुनल अवार्ड की घोषणा क्या कर दी गई, और जो कैमुनल अवार्ड थे वो उपनिवेशवादी शासन के फूट डालो और राज करो की एक नीति थी। नीति का एक और समझिए एक प्रमाण था। देखिए, ये सांप्रदायिक निर्णय क्या होता है, मैं कम्युनल अवार्ड यानी हिंदी में इसको बोलते हैं सांप्रदायिक निर्णय। इससे ये क्या है, इसमें क्या हुआ कि जो दलित थे, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों वर्णों के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया। इस प्रकार क्या हुआ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार कर दिया गया, यानी जो संप्रदाय के होंगे उसी का वोट दे सकता था और बाकी सबको नहीं दे सकता था, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। ये कब लागू हुआ था, 1935 में, ये इम्पोर्टेंट था, मेंशन किया गया था। इसमें क्या हुआ कि फिर अगला जो पॉइंट है कि भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। अगला जो पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा जो स्थापित भारत परिषद को क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। और इंग्लैंड में भारत सचिव के सलाहकारों की टीम एक मिल गया, यानी वो जो टीम था वो, और जो देखिए भारत जो सचिव था तो वहाँ पर वो उसको टीम अपना ही मिल गया था, ठीक है। लेकिन भारत में जो था कि भारत परिषद को क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया, राइट। फिर अगला जो है कि इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि मताधिकार का जो था, वोट डालने का अधिकार को और विस्तार कर दिया गया। और क्या हुआ कि लगभग 10% जनसंख्या को वोट डालने का अधिकार मिल गया। लगभग 10% जनसंख्या को वोट डालने का अधिकार मिल गया था। और इस अधिनियम के तहत और एक और भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ था कि मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कर दिया गया था। यानी कब किया गया था, 1935 में, राइट। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दिया गया था, राइट। और जो है अभी भी क्रियान्वयन चल रहा है। ने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि जो प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। यानी कहने का मतलब है कि ये एक सेंटर में जो था, केंद्र में जो था, लोक सेवा आयोग तो होगा ही, साथ में होगा क्या कि प्रांतों के लिए, जो प्रांत मतलब स्टेट बोला, तो उसके लिए भी लोक सेवा आयोग हो सकता था। और 2 या 2 से अधिक जो प्रांत होंगे या राज्य होंगे, वो संयुक्त सेवा आयोग भी हो सकता था। इसके तहत क्या हुआ कि 10वां जो पॉइंट है कि 1937 में एक संघ न्यायालय की स्थापना हुई। संघ न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई, राइट। अब देखते हैं आगे क्या है। अगला जो अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। देखिए, इस अधिनियम में क्या हुआ, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन जो है वो बोरिया बिस्तर समेटकर ब्रिटेन वापस चला जाएगा। इस पर मुस्लिम लीग ने कड़ा विरोध किया और भारत के विभाजन की मांग किया। और ये सोच रहा था, मुस्लिम लीग ने सोचा कि अरे दादा, भारत के बिना विभाजन, पाकिस्तान दिए बिना ही ब्रिटेन वापस जा रहा है। तो इस पर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया, राइट। फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, राइट। कहने का मतलब ये है कि 1946 में जो संविधान सभा गठित किया गया था, उसके द्वारा संविधान जो बनाया जाएगा, राइट, वह संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ओके। फिर क्या होता है कि 3 जून को, यानी उसी दिन क्या हुआ कि माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन कौन थे, माउंटबेटन जो थे वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है या 3 जून योजना भी कहा जाता है, राइट। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया।
कांग्रेस के सामने और कोई चारा भी नहीं था ना, क्योंकि तभी जो था, जो हिंदू मुस्लिम का जो राइट जो था तभी 1947 से पहले यानी काफ़ी था। सिर्फ 1-2 जगह अगर रहता तो वहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता था। भारत के लगभग कोनों में क्या होता था, कत्लेआम, औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी को कत्लेआम किया जा रहा था, राइट? इसी में क्या होता है कि अब इतने लोगों को जान मरते हुए तो नहीं देख सकते थे। अंतिम में क्या हुआ कि कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, इस अधिनियम को, राइट? और आगे चलकर ही जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना, राइट? देखते हैं इस अधिनियम की क्या-क्या विशेषताएँ हैं। देखिए, इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया गया, राइट? और जो भारत और पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री बनाया गया। यानी इंडिपेंडेंट मतलब यानी स्वतंत्र, और सोवरेन मतलब होता है संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु मतलब यानी बाहरी कोई हस्तक्षेप उस राष्ट्र पर नहीं होगा, राइट? इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का बनाया, और जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहने या बाहर जाने का अधिकार दे दिया गया, राइट? ब्रिटिश मंडल क्या बला है? देखिए, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल वह बला है, बला मतलब यानी वह संगठन है जो ब्रिटेन कभी उस राष्ट्रों पर कभी अधिकार किया था, शासन किया था, राइट? और हालाँकि इसका भी संख्या बहुत ही कम बचा है अभी भी। अभी भारत और पाकिस्तान इस सदस्य में है, जैसे, राइट? थोड़ा देख लेते हैं कौन-कौन देश हैं। राष्ट्रमंडल में अभी भारत है, पाकिस्तान है, राइट? और श्रीलंका है, मलेशिया है, पपुआ न्यू गिनिया है, और ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और कैरेबियन देश है कुछ, और अफ्रीका देश है, जैसे कि अफ्रीका है, जाम्बिया है, राइट? और कनाडा है। ये सब देश क्या है, अभी कॉमनवेल्थ में शामिल हैं, राइट? अगला क्या पॉइंट है, जो वायसराय का जो पद था 1947 के अधिनियम में इसे समाप्त कर दिया गया, राइट? और 2 डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया, जिसको नियुक्ति के लिए नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। कहने का मतलब है कि जो कैबिनेट होगा, कैबिनेट में जो भी नाम सुझाएगा ब्रिटेन के ताज को, उसी के नाम पर मुहर लगने वाला था, राइट? और ब्रिटेन की सरकार पर इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं था, राइट? फिर ये दोनों डोमिनियन मतलब भारत और पाकिस्तान में संविधान सभाओं को अपने-अपने देशों के संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी गई। और सभाओं को ये भी शक्ति दे दिया कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को या तो समाप्त कर सकते हैं, या तो कोई भी कानून ग्रहण कर सकता है, राइट? या इतना तक पावर भी दे दिया कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 को भी समाप्त करने का अधिकार दे दिया था, ठीक है, संविधान सभा को। ओके, अगला जो पॉइंट है, इसने दोनों डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान के जो संविधान सभाओं को यह भी शक्ति दे दिया कि वे नए संविधान का निर्माण और क्रियान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है, राइट? और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कोई कानून नहीं बना दे। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश सांसद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी कानून ब्रिटिश संसद में पारित होगा, राइट? तो उस कानून को भारत या पाकिस्तान में मानने के लिए भारतीय जो संसद होगा, ठीक है, संसद होगा, वहाँ पर एक कानून पारित करना पड़ेगा कि ये हम ब्रिटिश का जो भी कानून होगा, भारत जो है पाकिस्तान होगा वो मानेगा, राइट? इसमें ये पावर दिया गया था, ओके? अगला जो पॉइंट है, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद जो था वह समाप्त कर दिया गया, और इसकी सभी जो शक्तियाँ थी वह राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के मामलों के राज्य सचिव को ट्रांसफ़र कर दिया गया, ओके? फिर अगला जो पॉइंट है, 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति कर दी गई। इसके साथ ही जो क्षेत्र समझौता थे संबंधों पर
वो ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश और जो रियासतें थी, जो समझौता होता था, तो क्या हुआ कि उसको भी समाप्त कर दिया गया। जितने भी समझौता थे ब्रिटिश से, जो सरकार से जो भी समझौता हुआ था, वह क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। ओके, इसमें एक अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट जोड़ा गया, जो कि अभी भी इसका झलक बहुत पैमाने पर कितने सालों से देखना पड़ रहा है, कि 8वां नंबर पे देख सकते हैं कि भारतीय रियासतों को यह छूट दी कि वह चाहे तो भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे या तो स्वतंत्र रहे। कहने का मतलब ये दिया कि यहाँ पे बात यहाँ पर ये नहीं है, बात जो है भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, बात है यहाँ पे स्वतंत्र रहे पे। अंग्रेज़ों को ये होना चाहिए कि वो भारत या पाकिस्तान में कोई भी जो रियासत रहे, या भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे, स्वतंत्र रहने का कोई ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था, राइट? जिसके कारण अभी भी हम लोग देख सकते हैं, कश्मीर इश्यू देख सकते हैं, तो उसमें भी यही सब मामला था ना, यही सब पॉइंट था। ठीक है, स्वतंत्र रहेगा। फिर देखिए आपको बहुत सारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को जी को बहुत सारा जो अभियान चलाना पड़ा, अपोलो मिशन था, जूनागढ़ जीतना पड़ा, ठीक है? ये सब जो करना पड़ा, ओके? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक जो डोमिनियन थे, यानी भारत और पाकिस्तान में शासन संचालित करने और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। कहने का मतलब है कि 1935 के तहत जो प्रांतीय सभा होंगे, उसको सरकार चलाने का अधिकार भी दे दिया गया। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून को सुधार करने का भी अधिकार था। कहने का मतलब ये है कि 1935 का जो अधिनियम था, वो जो प्रांतीय सभा होंगे वहाँ पर भी लागू होगा, लेकिन इसमें जो भी कानून सुधार करना चाहते हैं जो भारत और पाकिस्तान, वह इस कानून पर सुधार कर सकते हैं। ओके, चलते हैं अगला पॉइंट है। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने का अधिकार से वंचित कर दिया गया, राइट? और कहने का मतलब इस पॉइंट से ये है कि कोई भी विधेयक पारित होगा भारत में, राइट? उस पर क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार होगा उस पर मत वोट नहीं दे सकता है, या स्वीकृत करने का अधिकार से स्वीकृत करे या अस्वीकृत करे, कहने का मतलब है कोई पावर ही नहीं देगा ब्रिटिश शासक को, ठीक है? लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर जो गवर्नर जनरल है, वो किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। यानी जो पिछले स्लाइड में जो बताया था कि एक गवर्नर जनरल का सृजन किया गया था, ओके? वह विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। यानी कहने का मतलब है जो ब्रिटिश शासक होगा इस पर कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, ओके? चलते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला जो पॉइंट है कि इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। ओके, जो भारत के गवर्नर जनरल होंगे और जो प्रिंसली के जो गवर्नर होंगे, उसके राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्य के मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। यानी कहने मतलब है कि जो राज्य होगा, प्रिंसली स्टेट होगा, और जो सेंटर होगा, तो वो किस पर काम करेगा? जो मंत्री परिषद होंगे, उसी के परामर्श के हिसाब से कार्य का पालना करेंगे। ओके, और इसने अगला जो पॉइंट है कि इसने जो शाही उपाधि होता था, भारत का सम्राट का शब्द, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है? और जो लास्ट पॉइंट है कि भारत के राज्य सचिव द्वारा जो सिविल सेवा में नियुक्तियाँ करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई। और 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। कहने का मतलब जित है, भारत के राज्य सचिव जो होता था, उनके द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में जो रिजर्वेशन का होता था, आरक्षण करने की जो प्रणाली होती थी, उसको क्या किया, समाप्त कर दिया गया। और 15 अगस्त 1947 से पूर्व की जो सिविल सेवा कर्मचारियों की वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में जितने भी विशेषताएं थी उसको डिस्कशन कर दिया गया है, राइट? और जो अगला आने वाला जो चैप्टर है उसका नाम है संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका डिस्कशन किया जाएगा जो अपकमिंग वीडियो होगा, ओके? और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।